अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम ख़ान। वतन यार प्रोग्राम द डॉक्टर शो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है एक डेंटिस्ट जो कि सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं और उनका नाम है दाऊद फरीद साहब। उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और कहाँ से बिलोंग करते हैं ताकि हमारे नाजरीन को भी जानकारी हो। जी, मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से की है माशाल्लाह। और मेरे इस डेंटल फील्ड में जो तजर्बा है वो 2 साल का। 2 साल का है। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल से पहले कहाँ पे आप सर्विसेज देते रहे? सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल से पहले मैं इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल में सर्विसेज देता रहा हूँ। उसके अलावा मेरा अपना मैंने एक क्लिनिक जॉइंट किया हुआ था। सही। वो उधर भी मैं सर्विसेज देता रहा हूँ। वो कहाँ पर था? वो इस्लामाबाद में चकशरात के रीजन में था, IIHS डेंटल क्लिनिक के नाम से। सही सही। कौन सी बीमारियां मतलब आम होती है जो ज़्यादा यहाँ पे जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो मेजॉरिटी क्या कंप्लेन लेकर आते हैं डेंटल? मेजॉरिटी जो पेशेंट पे आता है डेंटल क्लिनिक में उसको जो मेजर कंप्लेन होती है वो पेन की होती है। अच्छा, ठीक है, या फिर कैविटी की होती है। अब जब रीज़न ये होता है यहाँ पे रेगुलर डेंटल चेकअप्स नहीं होते। अच्छा, जनरल पब्लिक इस तरफ जिस तरह फ़ॉरेन में हर 6 माह बाद डेंटल चेकअप्स होते हैं, यहाँ पे लोग नहीं करवाते वो, जिसकी वजह से जब वो दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो तब वो डेंटिस्ट की तरफ रुजू करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एवरी 6 मंथ जो है वो पेशेंट को विज़िट करना है डेंटिस्ट को अपने डेंटल हेल्थ के हवाले से। जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटेशन है इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में? देखिए, यहाँ पे हम एडवांस एंडोडोंटिक्स, जिसे हम रोटरी एंडोडोंटिक्स कहते हैं, रूट कनाल में जी, वो फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ओपीजी की एक्सरेज में ओपीजी अवेलेबल है, पेरियापिकल एक्सरे अवेलेबल है यहाँ पे पोर्टेबल। उसके अलावा हम यहाँ पे तमाम तर प्रोसीजर्स जो डेंटल से रिलेटेड, जैसे ब्रेसेस है, RCT है, टूथ वाइटनिंग है, स्केलिंग है, पॉलिशिंग है और क्राउन है, विनेयर्स है, और इसके अलावा जितने भी लेज़र फिलिंग है जिससे कंपोजिट फिलिंग कहा जाता है, वो भी हम लोग करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और इन तमाम तर इनके लिए एक तो टेस्ट कौन से होते हैं जब भी लेट सपोज अगर कोई दांत लोग निकलवाते भी हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दांत निकालने से पहले मतलब ये नौबत क्यों आती है कि दांत निकलवाना ही इस पेन का जो है वो इलाज है, उनकी कब ज़रूरत पड़ती है? उसकी वजह ये होती है कि पेशेंट्स दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते। जी। जब वो बार बार दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक टाइम आता है जब जिंजिवाइटिस होता है, एक डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ जब प्रोग्रेस करती है पेरियोडोंटाइटिस में फिर बोन रिसेशन होता है। बोन रिसेशंस जब होना शुरू हो जाता है तो फिर वो रूट्स एक्सपोज होना शुरू हो जाती है दांतों की और उसमें मोबिलिटी आना शुरू हो जाती है, मतलब हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, तब ये नौबत आती है। सही है। मतलब इसके इलाज मतलब ये आखिरी यही है कि इसको निकाला जाए, कोई और तरीक़ाकार उसके साथ नहीं? इसके एक और रीज़न भी है जी। हमारे यहाँ जो जनरल पब्लिक है वो डेंटिस्ट से ज़्यादा क्वैक्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब वो क्वैक्स के पास जाते हैं, वो लोग जो क्वैक लोग हैं वो जो RCT करते हैं वो RCT दोबारा RCT करनी पड़ती है कुछ अरसे बाद, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से RCT नहीं की होती। तो फिर तो उस रीज़न की वजह से भी अगर RCT में भी हमें सक्सेस नहीं मिलता तो फिर भी दांत एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये इन्फेक्शन कुछ पेशेंट्स को होता है और मसूड़ों में दर्द, जिस तरह आपने बात की कि ज़्यादातर पेन का कंप्लेन लेके आते हैं, तो उस इन्फेक्शंस को कैसे टैकल करते हैं? उनको लेट सपोज अगर दांत निकालना हो और पेशेंट मतलब उसका दांत इतना डैमेज हुआ, मसूड़े इतने डैमेज हुए हो, तो फिर वहाँ पे क्या रिकमेंड करते हैं आप?
वहाँ पे सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी भी हम उनको लेकर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सट्रैक्शन प्लान करते हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो तो एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं होता उस पेशेंट में। सही, मतलब दांत निकालने के लिए वो जाहिर बात है पेनफुल भी होता है और उसमें एनेस्थीसिया का होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन होता है तो एनेस्थीसिया इफेक्टिव नहीं होता। सही सही। अच्छा, ये जैसे आपने कुछ सर्विसेज के बाद भी की कि हम दांत की फिलिंग होती है, वाइटनिंग वगैरह, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग कुछ इदारे हैं, कुछ डेंटिस्ट हैं, वो फिलिंग करते हैं, वो ज़्यादातर कुछ मतलब लिमिटेड टाइम के लिए वो फिलिंग रहती है, फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं और मज़ीद जो है वो दांत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो जब वो फिलिंग करते हैं उससे पहले वो दांत को तराशते हैं, वो जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो मतलब फिनिश करके साइडों से और फिर वो फिलिंग करके प्रॉपर तरीके से वो करते हैं। लेकिन वो क्या रीज़न होते हैं कि वो एक तो खाली हो जाते हैं, वापस गिर जाते हैं, और दूसरा ये कि पेशेंट जो है वो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? इसमें ये होता है कि टूथ रिजॉर्प्शन वो शुरू हो जाती है, मतलब दांत को जिस तरह आम जबान में कहते हैं दांत भुरना शुरू हो जाता है। सही। तो उस सूरत में ये फिलिंग निकलना और इस तरह की कंप्लेंट्स आती है, तो उस कंडीशन में ये किया जाता है कि RCT करके उसके ऊपर कैपिंग कर दी जाए। अच्छा, ये कैपिंग का प्रोसेस ये पाकिस्तान में वैसे कब से स्टार्ट हुआ है और यहाँ इसकी तरफ लोग ज़्यादा आते हैं बजाय कि फिलिंग की जाए? तो इसके कॉस्टली, ये लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये ऐसा ही है या सईद हॉस्पिटल किस तरह ट्रीट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं पेशेंट्स को फिलिंग के हवाले से या कवर लगाने के हवाले से? सईद हॉस्पिटल बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सारे हमारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, और सेकेंडली यहाँ पे डिस्काउंट्स भी हम देते हैं पेशेंट को जी। और जो डेंटल के आपने पूछा है ये कॉस्टली है, ये कॉस्टली इसलिए है क्योंकि जो मटेरियल्स आते हैं और जो इस पे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना पड़ता है ऑटोक्लेव में, तो इन तमाम तर प्रोसीजर्स की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री को जितना एक्सपेंसिव समझा जा रहा है उतना एक्सपेंसिव नहीं है। सही। सईद हॉस्पिटल बिल्कुल डिस्काउंट भी देता है पेशेंट्स को, और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। अच्छा, दूसरी जो बात थी वो ये जो फिलिंग करके दोबारा से वो नीचे वो गिर जाते हैं, तो वो मटेरियल सही यूज़ नहीं करते, क्योंकि कुछ का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा करामद होता है, 2 साल होते हैं, किसी के 4 साल होते हैं फिलिंग करने के बाद, वो मतलब ज़्यादा टाइम तक रहता है, और कुछ जो है वो कम टाइम लगाता है। ये जो मटेरियल यूज़ करते हैं ये कौन कौन से मटेरियल है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि ये किस कंडीशन में मतलब ये गिर जाते हैं और कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? यहाँ पे फिलिंग के लिए हम 2 टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। एक है कंपोजिट फिलिंग जिसे लेज़र फिलिंग कहा जाता है जी, ठीक है। वो उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है, मतलब 5 लेज़र के थ्रू जो होती है, सही, 5 to 10 ईयर्स उसकी लाइफ होती है। तो दूसरी GIC फिलिंग है, एक नॉर्मल फिलिंग जिससे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो भी चलने को चल जाती है, लेकिन उसकी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना अर्सा चले। सही, मतलब ये ज़्यादा लेंथी नहीं होता। और ये मटेरियल कौन से, मतलब जो नॉर्मल? ग्लास आइनोमर सीमेंट कहा जाता है इसको, GIC। अच्छा, जो सिंपल फिलिंग होती है, क्योंकि वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने आपको हाई क्वालिटी के ये फिलिंग की है, पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज़ की है, जो पिछले किए थे वो इतने हैवी नहीं, मतलब इस तरह ये वाले नहीं थे, ये नहीं थे। तो मतलब ये है कि उसमें भी कैटेगरी होती है कि आप जो फिलिंग वो कोई अच्छे, कुछ सिल्वर टाइप इस तरह का कोई नाम भी बताया है, तो वो मतलब उसके मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि जो कुछ फिलिंग ऐसे होती है जो कि लेंथी जो होता है, मतलब लंबे अरसे तक वो चलते हैं। आप जो फिलिंग की बात करें वो एमलगम फिलिंग है, चांदी की फिलिंग जिससे। जी जी बिल्कुल, उसी की बात कर। वो एक्चुअली इंटरनेशनली अब बैन हो चुकी है। अच्छा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि वो कार्सिनोजेनिक थी, बिकॉज इट इज़ कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग। अच्छा, तो इंटरनेशनली इसको बैन कर दिया गया। तो ये मतलब उसके बावजूद आजकल ये प्रैक्टिसेस हो रही है हमारे मुख्तलिफ अज़ला में,
तो उस हवाले से फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स को जो ये कर रहे हैं? तो एज अ डेंटिस्ट आप भी एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि जो अमल है इसको रोका जाए? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी डेंटिस्ट है वो प्रैक्टिस करे तो एथिकल वैल्यूज़ का ख़ास ख्याल रखे। सही। अच्छा, फाइनल में सिर्फ आप मुझे ये बताइएगा कि दांतों को हेल्दी रखने के लिए क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, ठीक है, और उसके साथ माउथ वॉश भी यूज़ करना है। सही, ठीक है। और उसके अलावा ब्रशिंग टेक्निक, कुछ लोगों को ब्रशिंग टेक्निक्स का आइडिया नहीं होता। सही। वो ब्रशिंग टेक्निक्स का आइडिया लें और 2 टाइम ब्रशिंग करें और माउथ वॉश करें और हर 6 माह बाद स्कैनिंग करवाएं। उससे ये होता है गम्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है और दांतों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। सही। यही कहावत है, जिसकी मुंह की सेहत अच्छी है उसकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी होगी। बेशक, बेशक। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके इतने मुफीद मशवरे आपने दिए हमें। तो नाजरीन, हम अपने अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।